ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग बिलियन के बारे में पढ़ रहे थे और बिलियन और उसके प्रकार पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम लोग जो है मोलरता और मोललता भी देख चुके थे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा मोल अंश, और इसी में थोड़ा सा आगे भी एक दो टॉपिक हम लोग देखेंगे। देखो, मोल अंश जो होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, या फिर इसको मोल प्रभाज भी कहा जाता है, मोल प्रभाज, या फिर मोल अंश या फिर मोल फ्रैक्शन। देखो, मोल फ्रैक्शन जो होता है इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर दो अवयव हैं ए और बी। बोले थे पहले वाले वीडियो में कि जब भी हम बिलियन का बात बोलेंगे मतलब कि हम द्विअंगी बिलियन का बात कर रहे हैं। द्विअंगी बिलियन क्या होता है, तो जिस बिलियन में केवल दो ही भाग है। मान लो कि पानी में चीनी मिलाया जाए तो पानी और चीनी कितने भाग हुए हैं, यहाँ पर दो ही हैं। तो इस तरह का जो बिलियन बनता है इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन, या हिंदी में कहते हैं द्विअंगी बिलियन। ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखो, तो ए और बी मान लीजिए दो अवयव मिल के बिलियन बनाया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए का मोल जो है वो Na है बिलियन में, और बी का जो मोल है वो क्या है, Nb है। अच्छा, मोल अंश का सिंबल क्या होता है, मोल अंश का सिंबल होता है जाइल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाइल। जाइल जो है वो सिंबल है मोल फ्रैक्शन का। मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट ए और बी है। ए का जो है मोल अंश ए का जो मोल है वो Na है, और बी का जो मोल है वो Nb है। तो मोल अंश क्या होता है, किसी भी अवयव का मोल, ठीक है, और बिलियन के कुल जो मोल हैं उसका जो अनुपात है उसी को मोल अंश कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम मोल अंश लिखते हैं ए का मोल अंश लिखेंगे अगर, तो ऊपर में हम मोल रखेंगे किसका, ए का बटा Na प्लस Nb। ये क्या हो गया, ये हो गया अब बिलियन का मोल, ये क्या हो गया, अवयव का मोल। तो किसी अवयव के मोल एवं बिलियन के कुल मोल के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। बोलेंगे इसको द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। किसी एक अवयव का मोल एवं बिलियन के कुल अवयवों के मोल के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। वैसे ही मान लीजिए हमको अगर जाइल बी लिखना है, जाइल बी मतलब कि बी का मोल अंश, तो ये क्या हो जाएगा, Nb बाई Na प्लस Nb। मतलब ऊपर में हम रख दिए बी का मोल बटा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कुल बिलियन का मोल। तो किसी अवयव का मोल एवं बिलियन के कुल मोल का जो अनुपात है इसी को क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका पूछा जाएगा कि इसका यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। देखिए, तो इसका सिंबल तो पता है जाइल होता है, इसमें ऊपर में क्या है मोल, नीचे में भी क्या है मोल। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। वैसे ही मोललता का क्या होता है, मोल प्रति kg। वैसे पूछा जाएगा कि मोल अंश का मात्रक क्या होता है। याद रखना है कि मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इट इज़ ए यूनिट लेस क्वांटिटी, मात्रक विहीन राशि है। तो मोल अंश को हम परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी अवयव का मोल एवं बिलियन के कुल मोलों के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यही मेन चीज़ यही है, आपको याद रखना है, जाइल A इक्वल टू Na प्लस Nb, जाइल B इक्वल टू Nb बाई Na प्लस Nb। और यही बात और भी याद रखना है कि जाइल A प्लस जाइल B इक्वल टू 1। मतलब कि बिलियन में जितने भी अवयव होते हैं, बिलियन में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी के मोल अंशों का जो योग है वो हमेशा एक होता है, इकाई होता है। मान लीजिए दिया हुआ है कि बिलियन में दो अवयव ए और बी है, ठीक है, और दिया हुआ है कि ए का मोल अंश 0.4 है, ठीक। मान लो दिया हुआ है कि दो अवयव कौन कौन है, ए और बी। ए का मोल अंश कितना है, 0.4। पूछा जाए कि बी का मोल अंश क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए का मोल अंश और बी का मोल अंश का योग कितना होता है, 1। अब ए का मोल अंश दिया हुआ है कितना, 0.4। तो हमको क्या करना है, बी का मोल अंश निकालना है। तो बी का मोल अंश क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 0.6। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर किसी एक अवयव का मोल अंश दिया हुआ हो तो हम दूसरे अवयव का जो है मोल अंश इस तरह से निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि मोल अंश किसे कहते हैं। तो किसी अवयव का मोल, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, किसी अवयव का मोल एवं बिलियन के कुल मोल के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। मोल अंश का सिंबल क्या होता है, मोल अंश का सिंबल जो होता है जाइल होता है।
ठीक है। और जो कुल अवयव होते हैं उनके जो मोल अंशों का योग है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इकाई होता है, हमेशा एक होता है। तो इसको हम एक जगह लिख देते हैं, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। पहली बात क्या है कि अगर दो अवयव हैं ए एवं बी और ए का मोल अंश अगर Na है और ए का मोल अगर Na है और बी का मोल अगर Nb है, तो जाइल ए क्या होता है, जाइल ए होता है Na Na प्लस Nb और जाइल बी क्या होता है, जाइल बी होता है Nb बाई Na प्लस Nb। मतलब किसी जिसका निकालना है मोल अंश उसका मोल रख देंगे ऊपर और जो टोटल मोल है बिलियन का उसको रख देंगे नीचे और हमको मोल अंश निकल जाएगा। और एक बात और भी याद रखना है कि जाइल ए प्लस जाइल बी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो इतनी बातें हमको याद रखनी चाहिए कि अगर बिलियन में दो अवयव ए एवं बी हैं जहाँ पर ए का मोल Na है, बी का मोल Nb है, तो मोल अंश क्या होगा, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर बटा कुल बिलियन का मोल नीचे। और जितने भी अवयव हैं, मान लो अगर 3 अवयव रहे हैं या 4 अवयव रहे हैं, तो उन सब के मोल अंशों का जो योग है वो हमेशा कैसा रहेगा, इकाई रहेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2 ही अवयव है और जब भी हम बिलियन बोलेंगे तो उसमें 2 ही अवयव रहते हैं। ठीक है। इसी से हम लोग द्विअंगी बिलियन कहते हैं, बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। तो हमेशा पास 2 ही बिलियन रहेंगे, 2 ही अवयव रहेंगे बिलियन में, उनके मूल अंशों का जो योग है वो कैसा होगा, इकाई होगा, एक होगा। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन है कि यदि मान लीजिए दिया हुआ है कि 78 ग्राम, थोड़ा सा हम डाटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम ही है। 78 ग्राम मान लीजिए दिया हुआ है बेंजीन, या क्वेश्चन मान लिखा हुआ है कि यदि 360 ग्राम ग्लूकोज, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस थोड़ा डाटा चेंज करेंगे, नंबर चेंज करेंगे। 360 ग्राम ग्लूकोज 540 ग्राम जल में घुला हो, 540 ग्राम जल में घुला हो, तो ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करें। तो ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 360 ग्राम ग्लूकोज 540 ग्राम जल में घुला हो तो ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करें। देखो मान लो कि इसको हम मान लेते हैं कि B और इसको मान लेते हैं A। ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है, याद है ना, विलेय और विलायक कि जो कम होता है उसको विलेय बोलते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको विलायक बोलते हैं। और शुरू में ही बोले थे कि पूरे इस चैप्टर में, बिलियन चैप्टर में, हमेशा हम विलायक के लिए A यूज़ करेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो पूरे चैप्टर के दौरान, और विलेय के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे, B यूज़ करेंगे। तो ठीक है, तो हमको मोल अंश निकालना है, किसका निकालना है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज को हम क्या माने हैं, B। तो मोल अंश ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ऊपर में रख देंगे ग्लूकोज का मोल। देखो जिसका निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखते हैं बता कुल बिलियन का मोल, मतलब कि A का मोल प्लस B के मोल का योग। ठीक है। तो वो Nb और Na अगर हम निकाल लें तो हम ये भी निकाल सकते हैं। B किसको माने हैं, हम ग्लूकोज को माने हैं। तो चलिए निकालते हैं, ग्लूकोज का मोल निकालते हैं और जल का मोल निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं Nb, मतलब कि ग्लूकोज का मोल। अब मोल क्या होता है, तो मोल होता है W/m, मतलब दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान। अब ये सब बात हम मोल चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, मोल का एक वीडियो होगा, उसको देख लो, ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो n बराबर होता है W/m, चूँकि हम B लिखे हैं इसलिए यहाँ भी B और B। अब दिया W क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान, तो ग्लूकोज का दिया हुआ द्रव्यमान, मतलब ग्लूकोज का कौन द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है, 360। और ग्लूकोज का मोलर मास, मतलब मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो देखो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये द्रव्यमान हम निकालेंगे तो कार्बन का पता होगा कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 12। कितने कार्बन है, 6, तो 12 गुना 6। हाइड्रोजन कितना होता है, 1। कितने हाइड्रोजन है, 12, तो 1 गुना 12। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, तो 16 गुना 6। इसको अब जोड़िएगा तो ये 180 ग्राम आएगा। ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज का जो मोलर मास है कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ 180 रख दिए, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 मोल।
मोल निकालना बहुत विस्तार से एक वीडियो में है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो है मोल मिल गया किसका, ग्लूकोज का। अब हमको मोल निकालना है किसका, जल का। तो इसका भी क्या हो जाएगा, WA/MA। W मतलब क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान, और M क्या होता है, मोल द्रव्यमान। तो दिया हुआ द्रव्यमान जल का कितना है, देखो क्वेश्चन में जल द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 540। और जल का जो मोलर मास है कितना होता है, देखो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, वाटर का। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1। कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 1 × 2। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 18। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 30 मोल हो जाएगा, है ना, 18 × 54 और 0। तो इस तरह से हम पास सब ग्लूकोज का और जल का दोनों का मोल निकल गया। ग्लूकोज का मोल कितना है, 2, और जल का मोल कितना है, 30। तो अब हम जो है मोल अंश निकाल सकते हैं। किसका मोल अंश निकालना है, किसका मोल अंश निकालना है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोल रखेंगे ऊपर। ग्लूकोज का मोल कितना है, 2, ऊपर में हो गया 2 बटा, यहाँ पर कितना हो गया, 30 + 2, तो 2/32, तो 1/16। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जितना आएगा वो मोल अंश हो जाएगा ग्लूकोज का। अब यहाँ पर हमको मान लो निकालना होता, वाटर का भी निकालना होता, अगर जल का भी निकालना होता, तो जल के निकालने के लिए क्या करते, एक तो ये तरीका है कि ऊपर में रखते मोल जल का, नीचे में पूरे बिलियन का रखते, निकल जाता। या फिर मेरे पास एक और भी है, हम जानते हैं कि दोनों का योग हमेशा कैसा होता है, 1, और जाइल भी निकला हुआ है, जाइल A निकालना है, तो जाइल A = क्या हो जाएगा, 1 - जाइल B। और जाइल भी कितना है, जाइल भी है 1/16, तो 16 LCM हो जाएगा, तो 16 - 1 तो कितना हो जाएगा, 15/16, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मोल अंश जो है निकाल सकते हैं। मोल अंश निकालने के लिए पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा, और मोल निकाल के जो है हम इजीली मोल अंश भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है निकालने का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इसको बना लीजिएगा क्वेश्चन को। इस तरह का क्वेश्चन ही आता है इस तरह का। अब इसका मेन चीज़ है कि इस टॉपिक का आगे यूज है, इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक आएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, अनुसंख्य गुणधर्म या फिर राउल्ट का नियम। तो वहाँ पर जो है इस टॉपिक का यूज आ जाता है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर दिया होता क्वेश्चन में कि यदि 62 ग्राम, मान लो दिया होता क्वेश्चन में कि यदि 62 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, NCERT का क्वेश्चन है ये भी, 62 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। तो 62 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, मान लो यहाँ दिया होता कि 54 ग्राम जल में, सॉरी 54 नहीं होगा यहाँ पे, 180 ग्राम जल में घुला हो, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब C2H6O2 का मोल अंश ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 2 अवयव हैं, कौन कौन, एक है एथिलीन ग्लाइकॉल और एक कौन है, जल, और दोनों का जो है द्रव्यमान दिया हुआ है, और इस मोल द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं, और हमको यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकालना है। तो बेहतर होकर इसको खुद बनाने की कोशिश कीजिए, फिर इसको हम बनाते हैं। ठीक है, चलो हम बनाते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसमें मोल अंश निकालना है। किसका मोल अंश निकालना है, किसका मोल अंश निकालना है, C2H6O2 का। जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल रखते हैं ऊपर, ठीक है, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल रखते हैं ऊपर, और बता कुल बिलियन का मोल, तो C2H6O2 प्लस यहाँ पर कौन है, H2O। तो यहाँ पर ठीक है, मतलब हमको ये मालूम चल जाए और ये मालूम चल जाए, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अगर हम निकाल लें और जल का मोल अगर हम निकाल लें, तो हम एथिलीन ग्लाइकॉल का जो है मोल अंश निकाल पाएंगे। उससे पहले हम मोल फाइंड करते हैं वाटर का भी और एथिलीन ग्लाइकॉल का भी। चलो अगर हम मोल निकालना चाहें एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो ये क्या हो जाएगा, दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान। ये कौन हो गया, C2H6O2, और ये भी कौन, किसका रखना है, C2H6O2। अब एथिलीन ग्लाइकॉल का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 62, ठीक है, और एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल द्रव्यमान कितना होता है, चलिए निकालते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12, कितने कार्बन है, 2,
हाइड्रोजन द्रव्यमान कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन द्रव्यमान कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 + 6 + 32, तो ये हो जाएगा 62 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या रख दिए हैं 62, इससे ये कैंसिल, कितना मोल हो गया 1 मोल हो गया। तो ये 1 मोल हो गया हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब हम मोल निकाल लेते हैं जल का। तो जल का मोल क्या हो जाएगा, ऊपर में रख देंगे जल का द्रव्यमान बटा जल का मोलर द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 180, और जल का मोल द्रव्यमान कितना है 18, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 10। ठीक है, तो हमारे पास जल का मोल भी निकल गया और एथिलीन ग्लाइकॉल का भी मोल निकल गया। चलिए हम मोलस निकाल लेते हैं किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का, C2H6O2। तो ऊपर में हम रख देंगे 1 बटा, ये भी कितना है 1, ये कितना है 10, कितना हो गया 1/11। तो यहाँ पर ये हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलस निकल गया। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलस निकल गया, तो अब हम इसमें निकाल सकते हैं किसका मोलस, जल का। जल का फार्मूला क्या होता है H2O। तो इसका मोल्स निकालने के लिए भी 2 तरीका है, या तो हम इस तरह से बनाएं कि मतलब पहले ऊपर में रख दें जल का मोल और फिर नीचे में पूरे बिलियन का मोल, या फिर एक तरीका और भी है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 1 आता है। जब जल का मोल हम निकालेंगे ये क्या हो जाएगा 1 - जाइल ऑफ C2H6O2। तो 1 - जाइल ये कितना है 1/11। तो यहाँ पर 11 को कॉमन ले लेंगे, 11 - 1 कितना हो गया ये 10/11। तो इस तरह से यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल का और जल का दोनों का मोल अंश जो है वो ज्ञात हो गया, और उसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसलिए बस आपको जो है केवल ये फार्मूला याद रखना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आप जो है मोल अंश इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो भी सांद्रता निकालने का तरीका था वो कंप्लीट होता है। हम लोग पहले हम लोग मोल पढ़े, फिर मोलरता पढ़े, फिर मोललता पढ़े, फिर मोल अंश पढ़े। इतना ही चीज़ NCERT में भी दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें बात करेंगे विलेयता के बारे में, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखो, तो यहाँ तक बेसिक बात था, मतलब यहाँ तक वो बातें थी जो आप 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो ये सब बातें पहले भी पढ़ी हुई रहती हैं, यहाँ पर केवल रिवीजन के लिए रहता है, प्लस इसमें से क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है। मोललता का जो है मात्रक, या फिर उसका सिंबल, या फिर उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है। इसमें हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे हम लोग अब विलेयता के बारे में। तो चलिए देखते हैं विलेयता किसे कहते हैं। टॉपिक है विलेयता, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी क्या है, तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर पानी है, एक मान लीजिए बीकर है, एक बर्तन है, उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें अगर हम चीनी डालें और मिलाएं तो मिलते जाएगा। मतलब पानी में हम चीनी डाल के मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा मिलते जाएगा। उसमें वो और चीनी डालें और मिलेगा, और डालेंगे तो और मिलेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस समय के बाद उसमें चीनी डालने पर वो चीनी जो है पानी में नहीं मिलेगा। मतलब उस चीनी जाकर नीचे में सेटल होना, नीचे में उसको बोलेंगे अवक्षेपित होना शुरू हो जाएगा, उसका अवक्षेप बनना, उसका प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो अधिकतम मात्रा है विलेय की, देखो यहाँ पर चीनी को क्या बोलेंगे विलेय, और जल को क्या बोलेंगे विलायक। तो वो जो अधिकतम मात्रा है विलेय की जो जल में घुल सकता है, उसी को क्या कहा जाता है विलेयता कहा जाता है। तो विलेयता मतलब कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के किसी दिए हुए मात्रा में मिल सके, किसी दिए हुए तापमान पे, उसी को क्या कहते हैं विलेयता कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो 100 ml अगर हमारे पास जल है 100 ml, तो इसमें हम 32 ग्राम NaCl मिला पाएंगे। इससे ज़्यादा NaCl मतलब कि नमक हम इसमें नहीं मिला पाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास विलेयता हुआ। तो विलेयता क्या होता है, तो विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी दिए हुए विलायक में आसानी से घुल पाए, उसी को क्या कहते हैं विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो विलेयता जो है, अभी हम आगे देखेंगे इसमें, देखिए जब तक इस पानी में, अब यहाँ पर पानी को क्या बोलेंगे विलायक, और नमक है या फिर चीनी है, फिर कुछ भी चीज़ हम जो मिला रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे विलेय। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब तक इस विलायक में विलेय और अधिक मिलते रहता है,
और अधिक मिलते रहता है तब तक इस विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? असंतृप्त विलयन। अंग्रेजी में कहा जाता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कैसा विलयन? जिस विलयन में और अधिक विलेय की मात्रा घुल पाए उस तरह के विलयन को क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। लेकिन इसमें जब हम पानी में नमक या चीनी डालेंगे तो क्या हमेशा जितना डालेंगे सब मिलते जाएगा? नहीं, एक लिमिट तक मिलेगा, उसके बाद उसमें नमक या चीनी मिलना बंद हो जाएगा। तो वो जो विलयन है जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, जिस विलयन में और अधिक विलेय घोलना संभव नहीं हो, उस तरह का विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। अब हम बोलेंगे कि वो विलयन कैसा हो गया है? संतृप्त हो गया है, मतलब कि सैचुरेटेड हो गया है, उसमें अब और अधिक विलेय मिलाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो तरह के विलयन होते हैं, एक होता है असंतृप्त विलयन और एक होता है संतृप्त विलयन। ठीक है, जब किसी विलयन में और अधिक विलेय की मात्रा घुल सके तो उसको हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। और अगर विलयन में और अधिक विलेय नहीं घुल सके उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। और किसी भी दिए हुए विलायक में या 1 लीटर विलायक में बोले या फिर 100 ml विलायक में, मतलब दिए हुए विलायक में हम बोल सकते हैं, किसी भी दिए हुए विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुल सकती है उससे ज़्यादा आप नहीं घुल पाए, उसी को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब कि असंतृप्त विलयन जब हम विलेय मिलाते जाएंगे और जो अधिकतम मात्रा मिलेगा जिसके बाद से मिलना बंद हो जाएगा और उसका परिक्षेपण शुरू हो जाएगा, तो उस जो अधिकतम मात्रा मिला हुआ है विलेय का उसी को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो विलेयता के बारे में हम लोग देख रहे थे कि विलेयता क्या होता है। तो कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी दिए हुए तापमान में विलायक में पूरी तरह से मिल जाता है, उस अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि तापमान खास है, ठीक है। मतलब तापमान के बदलने से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम बोले हैं कि 100 ml पानी में 32 ग्राम NaCl मिल सकता है, तो ये संभव है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। इसको हम केल्विन में बदलें तो इसको बोलेंगे 298 केल्विन। इस तापमान पे 100 ml पानी में 32 ग्राम NaCl मिल सकता है। मतलब कि अगर हम तापमान चेंज करते हैं तो विलेयता भी चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम बस पढ़े थे कि दो तरह के विलयन होता है, एक होता है असंतृप्त और एक होता है संतृप्त विलयन। अब मान लीजिए कोई संतृप्त विलयन है, मतलब उसमें और अधिक विलेय नहीं घुल सकता हो। अब नहीं घुल सकता हो, लेकिन अगर उसको हम गर्म करेंगे, अगर उसको हम हीट करेंगे, अगर उसको हम तापमान बढ़ाएंगे, और तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि संतृप्त विलयन असंतृप्त में चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई विलयन है जो संतृप्त हो गया है, मतलब जिसमें और अधिक विलेय नहीं मिल सकता हो, उसमें अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए तो उसमें और अधिक विलेय मिलाना संभव हो जाएगा, मतलब विलेयता उसकी बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है। तापमान बढ़ाने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त में चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर कोई विलयन असंतृप्त है और उसको अगर हम ठंडा करें, ठीक, मतलब उस तापमान को घटाएं, तो वो कैसा हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। मतलब कि अगर इसको हम ठंडा करें, इसको हम कूल करें अगर, तो जो असंतृप्त विलयन है ये संतृप्त में चेंज हो जाता है। दो तरह का विलयन हुआ, एक कौन हुआ? असंतृप्त, एक कौन हुआ? मतलब कि विलेयता कोई फिक्स चीज़ नहीं है, विलेयता डिपेंड करता है तापमान पे। तापमान बढ़ाने या घटाने से विलेयता भी बढ़ या घट सकता है। तापमान बढ़ाएंगे तो संतृप्त विलयन मतलब असंतृप्त में चेंज हो रहा है, मतलब विलेयता बढ़ रहा है। तापमान घटाएंगे तो विलेयता क्या होता है? घटता है। इस बात को ध्यान से लिख लीजिएगा कि तापमान को बढ़ाने से विलेयता बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तापमान के घटाने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो ये बात था हमारे पास विलेयता के बारे में। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम आता है, इसको बोलते हैं हेनरी का नियम, और उसी हेनरी के नियम से संबंधित है राउल्ट का नियम, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में राउल्ट का नियम जो है यहीं से संबंधित है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए हेनरी का नियम समझते हैं क्या होता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े कि विलेयता क्या होता है,
तो विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी दिए हुए तापमान पर विलायक में आसानी से घुल सके, वह अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि दो तरह का विलयन होता है, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। जिस विलयन में और अधिक विलेय मिल सकता है उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन, जिसमें और अधिक विलेय नहीं मिल सकता है उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि तापमान को बढ़ाने से विलेयता बढ़ता है, मतलब तापमान को बढ़ाएंगे तो संतृप्त विलयन असंतृप्त बन जाएगा, तापमान को घटाएंगे तो असंतृप्त विलयन जो है वो संतृप्त विलयन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नियम आता है जिसको बोला जाता है हेनरी का नियम। ये नियम सीधे बोर्ड में भी आता है लिखने को, हेनरीज लॉ। देखो हेनरी का नियम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये जल है, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, जल, ये जो है जल। अब जल है अगर, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन घुला हुआ है, मतलब इसमें जल है। यहाँ तो मान लो जल का स्तर हो गया, तो ऊपर में क्या है, ऊपर में वायु है, ऊपर में हवा है, ऊपर में हवा है, जल है, तो इसमें जल में भी हवा मिला हुआ है और जल के तो मान लीजिए ये जल है और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, वायु मौजूद है और इस जल में भी वायु हवा मिला हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर हम मान लीजिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पिस्टन लगाकर इसके ऊपर दाब देना शुरू करते हैं, प्रेशर देना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इस जल में जो घुला हुआ जो हमारे पास वायु है, हवा है, उस हवा की जो मात्रा है वो m है। m क्या है, m जो है हवा की वह मात्रा जो जल में घुली हुई है। अब मान लीजिए कि उसके ऊपर अगर हम पिस्टन लगाकर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब देना इस पर शुरू करें। अब जब हम प्रेशर लगाना शुरू करेंगे तो बताओ कि जो वायु की, हवा की जो विलेयता है इस जल में वो बढ़ेगी कि घटेगी, हवा की विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। देखो जब हम इसको दबाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से दबा कर इसको हम यहाँ पर ले आएँ, यहाँ से दबाकर यहाँ पर लाएं, तो ये जो इतना हवा था वो तो नीचे आ गया, मतलब यहाँ पर जो हवा था वो थोड़ा सा नीचे आया, मतलब कि जो विलेयता है हवा का जल में वो बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। तो मतलब अगर मान लीजिए कि इसमें अगर इसकी जो मात्रा है हवा की वो m है और तो दाब लगाया गया वो प्रेशर P है, तब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि P प्रोपोर्शनल m, मतलब जितना ज़्यादा हम दाब बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, जो हवा की मात्रा है विलयन में उतनी ही अधिक बढ़ते जाएगी। मतलब कि दोनों आपस में कैसे हैं, समानुपाती। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता हो उसको क्या कहते हैं, समानुपाती, और अगर एक के बढ़ने से दूसरा फंक्शन घटता हो उसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर प्रेशर के बढ़ाने से जो दबाव है, जो मात्रा है वायु का जल में वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, P प्रोपोर्शनल m, इसी को बोलते हैं हेनरी का नियम। यही है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो यही है। इसको हम शब्दों में अगर बोले तो बोलेंगे कि किसी जल में या किसी विलायक में मौजूद गैस की मात्रा उसके ऊपर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है, इसी को कहा जाता है हेनरी का नियम। अब देखो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पर आ जाता है KH, स्थिरांक एक आ जाएगा, इसको बोलेंगे KH, और इस KH को बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। KH को क्या बोलते हैं, KH को बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक, या इसी को क्या कहेंगे, हेनरी कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अभी तो हम लोग क्या क्या पढ़ें, विलेयता क्या होता है पढ़ें, संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन क्या होता है पढ़ें, तापमान का क्या प्रभाव होता है वो पढ़ें। उसके बाद हम लोग पढ़ें हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो किसी भी विलायक में उपस्थित गैस की मात्रा उसके ऊपर लगने वाले बाहरी जो दाब है उसके समानुपाती होता है, इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। अगर ये जल है, इसमें घुला हुआ जो ऑक्सीजन है या जो हवा है उसकी मात्रा m है और उसका ऊपर लगने वाला दाब P है, तो P प्रोपोर्शनल m। अब P इक्वल टू, यहीं पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा तो एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट कौन आ जाएगा, KH। KH को क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं या फिर हेनरी स्थिरांक कहते हैं।
तो ये था हेनरी का नियम, और यहाँ के साथ ही विलेयता टॉपिक खत्म होता है। इसमें हम देखेंगे अब वाष्प दाब, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं वाष्प दाब के बारे में। तो हेनरी का नियम समझ में आया। हेनरी का नियम क्या होता है? P प्रोपोर्शनल M, जितना ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वायु का जो मात्रा है जल में वो बढ़ते जाएगा। इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब या फिर इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? वेपर प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर। देखिए वाष्प दाब क्या है? ऐसे कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये एक बीकर है जिसमें कि जल मौजूद है, एक बीकर है जिसमें कि जल उपस्थित है, ठीक है, इसमें जल उपस्थित है, और ये मान लीजिए कि बंद है, ऊपर से बंद है। अब इसमें क्या होगा? इस मान लीजिए बोतल है, बोतल में अगर हम आधा पानी रखे हों और उसको अगर रख दें तो कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे कि जो आधा ऊपर का खाली है बोतल, उसके जो दीवार है उस पर पानी का बूंद दिखाई देता है। वो पानी का बूंद कहाँ से आया? जो जल मौजूद है वही वाष्पीकृत हो गया, वेपोराइज हो गया, और उसमें से जो H2O जो है वो वेपर बन के वाष्प बन के ऊपर आ गया, और आकर ऊपर जो खाली बोतल का दीवार है उस पर आकर चिपक गया। तो वैसे ही ये जो जल है H2O जो लिक्विड है, शुरू में क्या होता है कि ये भाप में वाष्प में चेंज होता है, और वाष्प में चेंज होकर ये ऊपर आता है। यहाँ पर मान लो ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर H2O जो लिक्विड है वो चेंज हो रहा है H2O वेपर में। मतलब H2O जो द्रव है वो चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? H2O वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। अब कुछ समय बाद जब H2O लिक्विड घटते जाएगा, H2O वेपर क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। लिक्विड घटते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये इसमें चेंज होते जाएगा। लेकिन अब कुछ समय बाद होगा क्या कि ये जो वाष्प है ये जाकर टकराएगा इससे। देखो ये वाष्प ऊपर क्यों गया था? क्योंकि ये कहाँ था? यहाँ सरफेस पर था, मतलब कि जो पृष्ठ है यहाँ पर था, और इसकी ऊर्जा बढ़ गई थी। ऊर्जा बढ़ने के कारण ये यहाँ से उठ के कहाँ आ गया? ऊपर आ गया, ठीक है, और वाष्प में चेंज हो गया। कुछ बाद होगा क्या कि वो वाष्प जाकर जो ऊपर का जो दीवार है अगल बगल में उससे टकराएगा। टकराने के बाद वो भी क्या बनेगा? H2O लिक्विड बनेगा। मतलब कि H2O भी जो है चेंज हुआ किस में? लिक्विड में। तो शुरू में तो ये घटा है, शुरू में ये घटा है, लेकिन कुछ समय बाद जब वाष्प भी इधर आना शुरू हो जाएगा तो इसकी मात्रा जो है वो स्थिर हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब वहाँ पर कुछ समय एक ऐसा स्थिति आएगा कि जितना लिक्विड H2O का जितना लिक्विड वाष्प बन के ऊपर जाएगा उतना ही वाष्प लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा। उस समय हम बोलेंगे कि अब कैसा कंडीशन आ गया है? अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया है, मतलब साम्य अवस्था आ गया है। साम्य अवस्था क्या होता है? जिसमें कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट से होने लगे। आगे का रिएक्शन पीछे का रिएक्शन सेम रेट से, एक ही दर से होने लगे, तो उस तरह का जो उस तरह की जो कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। तो शुरू में क्या हुआ है? पानी जो कि लिक्विड स्टेट में है वो वेपर में चेंज हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि जो वेपर है, जो भाप है, जो वाष्प है, वो भी पानी में चेंज होना शुरू हो गया। और एक समय ऐसा आएगा कि जितना द्रव्य यहाँ से भाप बन के ऊपर जाएगा उतना ही भाप यहाँ से द्रव बन के नीचे आ जाएगा, मतलब कि साम्य अवस्था आ जाएगा। और उस साम्य अवस्था में इस वाष्प के अणुओं द्वारा जल की सतह पर जो दबाव लगाया जाएगा उसी को वाष्प दाब कहते हैं, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। पूछा जाएगा कि वेपर प्रेशर क्या है, वाष्प दाब किसे कहते हैं, परिभाषित करें, तो क्या बोलिएगा कि साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा जल की सतह पर या द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर है एकदम? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान से समझिए। वाष्प दाब क्या है? तो साम्य अवस्था में, ये बोलना जरूरी है कि साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था क्या है? तो वैसा स्थिति जिसमें जितना द्रव यहाँ से भाप बन के ऊपर जाए उतना ही भाप जो है वो द्रव बन के नीचे आ जाए, तो उसको बोलेंगे साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है।
अब यहाँ बात आता है कि वाष्प दाब किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो वाष्प दाब मेनली 2 ही चीज़ों पर निर्भर करता है, मेनली 2 फैक्टर्स पे वाष्प दाब निर्भर करता है। पहला चीज़ है जो भी हमारे पास विलायक है उसकी प्रकृति, मतलब कह सकते हैं अवयव की प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति मतलब कि अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, कि जो हमारे पास अवयव हैं उनके अणुओं के बीच कितना स्ट्रॉन्ग बल है, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उनको भाप में चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। समझो, अगर मान लो यहाँ पर 2 अवयव ए है, इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इसको भाप में चेंज करना मुश्किल होगा। वहीं अगर ये 2 रहें, इनके बीच में बहुत ही अगर मामूली फोर्स रहे, बहुत कम आकर्षण बल रहे, तो ये इजीली भाप में चेंज हो जाएंगे। मतलब कि अवयव की प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि जो अणु हैं उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक, कितना प्रबल या कितना दुर्बल आणविक बल है। जितना स्ट्रॉन्ग होगा अंतराण्विक बल उतना कम बनेगा भाप और उतना कम होगा वाष्प दाब, और जितना कम कमज़ोर होगा अंतराण्विक बल उतना ज़्यादा बनेगा भाप, उतना ज़्यादा होगा वाष्प दाब। इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि पानी है और पेट्रोल है, दोनों में से किसका भाप ज़्यादा बनेगा? तो मान लो दोनों रखा हुआ है, मान लो पानी को रख दें एक बोतल में, एक जगह पर खुला, इस जगह पर पेट्रोल को रख दें, तो किसकी मात्रा ज़्यादा तेज़ी से घटेगी? पेट्रोल की। क्यों? क्योंकि पेट्रोल तेज़ी से भाप बनेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर है पानी की तुलना में, इसलिए पानी भी वाष्पीकृत होगा लेकिन बहुत धीमे धीमे होगा, और जो पेट्रोल है वो बहुत तेज़ी से होगा। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि पानी के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल है पानी के अणुओं के बीच, वो बहुत ही मजबूत आकर्षण बल है, तो इससे उसको जो है भाप में चेंज होने में टाइम लगेगा, और यहाँ पर वो ईजिली चेंज हो जाएगा क्योंकि आकर्षण बल कमज़ोर है। मतलब हम कह सकते हैं कि अवयव की प्रकृति मतलब अंतराण्विक बल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वाष्प दाब के, वेपर प्रेशर के। जितना ज़्यादा होगा अंतराण्विक बल उतना कम होगा वाष्प दाब, ये जितना कम होगा अंतराण्विक बल उतना ज़्यादा होगा वाष्प दाब। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। सेकेंड चीज़ है तापमान, टेम्परेचर। 2 ही चीज़ों पर निर्भर करता है वाष्प दाब। एक तो अवयव की प्रकृति हो गया, दूसरा कौन हो गया? तापमान हो गया, टेम्परेचर। देखो तापमान का बात करें तो मान लीजिए कि यह तापमान को बढ़ाएं, तापमान को बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ेगा ही घटेगा? तापमान को बढ़ाएंगे तो वाष्प जो बन रहा है वो बनने का दर बढ़ जाएगा ही घट जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ाने से द्रव अधिक से अधिक भाप में चेंज होगा। मतलब यहाँ पर वाष्प बढ़ेंगे इसलिए वाष्प दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि तापमान जो होता है समानुपाती होता है किसके? वाष्प दाब के। जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ज़्यादा वाष्प दाब होगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वेपर में चेंज होगा, उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ते जाएगा। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, ये 2 कारक हैं जिन पर कि वाष्प दाब निर्भर करता है। पहला हो गया अवयव की प्रकृति, दूसरा कौन हो गया? तापमान। अवयव की प्रकृति मतलब कि अंतराण्विक आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब के, और तापमान कैसा होता है? समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में इसी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, राउल्ट का नियम और अनुषंग गुणधर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ठीक है, थैंक यू।